आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आइए प्रश्नों की सीरीज को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली जो कि एक किसान आंदोलन था, यहाँ पर लगान को क्या किया गया था कि लगान को बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया था, जो कि काफी बहुत ज्यादा था। काफी विरोध, वैसे ये विरोध तो 1921-22 से ही चल रहा था, ठीक है। और घटाया भी गया तो बहुत ही मामूली इसमें कमी की गई, लगभग 22% पर लाके इसको छोड़ा गया था। लेकिन ये विरोध लगातार चलते रहा। अंततः 1928 में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का अपने हाथों में लिया, बारडोली आंदोलन का, और काफी ज्यादा ये सफल रहा। और जो लगान की दर थी वो लगभग 6% के आसपास फिर इसके तहत किया गया। तो ये काफी सफल आंदोलन था, और यही आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट बनता है कि कहाँ की महिलाओं ने किस आंदोलन के तहत वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये बारडोली आंदोलन ही था जिन्होंने पटेल जी को सरदार पटेल बनाया था, ठीक है। और गांधी जी का भी समर्थन इसमें इनको मिला था। तो ये काफी सफल रहा और 1928 में ये हुआ था। और ये बारडोली जो है वो लगभग सूरत से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और ये किसान आंदोलन था। तो इसको याद रखिएगा चीजों को। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल समाचार पत्र किसने चलाया था? राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चलाया था। ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? भारत में एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। देखिए, इन्हीं के जिद के चलते अंततः भारत का बंटवारा हुआ। और ये शुरुआत में तो नहीं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बाद में इनकी नीति ही ऐसी रह गई और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे लग गया कि भारत का बंटवारा वो भावी हो गया है, ठीक है। और ये मानते थे कि भारत में एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1924 में बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन की। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? ब्रिटिश सत्ता, ठीक है, और देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? तो ये कमेटी थी बटलर कमेटी। बटलर कमेटी ब्रिटिश सत्ता और देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया सबसे प्रमुख नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरदार भगत सिंह के द्वारा जो नारा दिया गया था वो था इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस घटना के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो एक कंपनी का शासन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया ने 1858 में घोषणा किया कि अब भारत सरकार का प्रशासन इंग्लैंड की संसद देखेगी, डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। और यहाँ पर कंपनी का जो अधिकार था और कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। और महारानी ने वादा किया कि हमारे यहाँ के नागरिकों को अधिक से अधिक जो अधिकार है वो दिए जाएंगे। ये कितना सही रहा वो आगे चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोदयी विचारधारा अंगीकार कर लेने तथा सत्ता की राजनीति से हट जाने वाले किस नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास के बीपीएससी या इससे संबंधित बिहार से संबंधित जो भी परीक्षा होती है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि समग्र क्रांति का नारा किन्होंने दिया था, जिसको संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये सर्वोदयी विचारधारा के थे कि सबका उदय हो, सभी जो भी दलित पिछड़े हैं सबका उत्थान हो, सबकी भागीदारी हो। और इन्होंने सत्ता में नहीं रहने का भी संकल्प लिया था कि हम सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे। ये 2-3 बातें इनके बारे में जाने। और संपूर्ण क्रांति का भी विचार नारा इन्होंने दिया था। लाल बाल पाल से संबोधित किए जाते थे, तो लाल याद रखिएगा लाला लाजपत राय, बाल याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये सभी क्रांतिकारी थे और ये विचारधारा रखते थे कि केवल मांगने से नहीं, हमें थोड़े से
हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे भारत को आज़ाद कराने के लिए। और इन लोगों का भी बहुत ही अतुलनीय योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ये लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? याद रखिएगा, सती प्रथा जब भी आएगी तो बैटिंग करिएगा, मुझे कि बैटिंग करके उसने सती प्रथा को दूर भगा दिया, बैटिंग करके हटा दिया इसको, सती प्रथा को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था 1829 में। राजा राम मोहन राय की इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके बारे में भी कहा जाता है कि उनके एक भाई का देहांत हो गया था, तो उनकी जो भाभी होती थी उसको जबरदस्ती सती प्रथा का शिकार बनाया गया और उससे काफ़ी वो बचपन से ही आहत थे और उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया कि नहीं, ये बहुत ही गलत परंपरा है, इसको दूर करना चाहिए। और कई अंग्रेजों ने उनका काफ़ी साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी टॉन्ट करते थे कि आप अपने को सभ्य कहते हैं लेकिन ये देखिए एक ऐसी प्रथा है। तो उन्होंने माना और काफ़ी अंग्रेजों ने उनका साथ भी दिया। और जिसके इन्हीं के बहुत ही अथक प्रयास के कारण जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है, तब जाके इस सती प्रथा का उन्मूलन वो करते हैं। लगभग दिसंबर था 1829, उसमें सती प्रथा का उन्मूलन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्या रखिएगा, बैटिंग करके सती प्रथा का अंत किया गया। अगला प्रश्न है कि 10 मई 1857 से प्रारंभ होने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लेकिन प्रश्न हुआ कि 10 मई 1857 को, जो ये डेट भी याद रखिएगा, 10 मई 1857 से प्रारंभ होने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? उसमें गवर्नर जनरल थे जब 1857 का जो प्रथम भयंकर विप्लव जो शुरू हुआ था हमारे देश की क्रांति का, वो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। और ये 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो उसके बाद ये वायसराय भी यही प्रथम बने। लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय भी बनते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय यही थे। और महारानी विक्टोरिया ने जब घोषणा की कि अब डायरेक्ट प्रशासन इंग्लैंड की सरकार के हाथ में चला गया, तो वायसराय पद जनरेट हो गया, गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया, समाप्त, और वायसराय पद शुरू हुआ। तो यही चूंकि थे तो इन्हीं को फिर कैरी कर दिया गया वायसराय के रूप में। तो याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ये दोनों लॉर्ड कैनिंग ही आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, सती प्रथा का उन्मूलन बैटिंग विलियम बेंटिंग, और 1857 के समय जो कौन थे विप्लव के समय, क्रांति के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी यही थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ था और यहीं पर कांग्रेस का जन्म भी हुआ था। कांग्रेस की स्थापना यहीं पर की गई थी। एक ब्रिटिश ही पूर्व अधिकारी थे एओ ह्यूम, ठीक है, उनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि आईएनसी, यही जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बार हमारा आईएनसी लिखा रहेगा, इसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आईएनसी शॉर्टकट में लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था स्थापना? तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ था आईएनसी का गठन, और उसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, 1885 को हुआ था, 1985 में कर दीजिएगा, 1885 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सन 1886 में आईएनसी, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की जगह पर हुआ था, तो कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी, ठीक है। तो 1886 में जो आईएनसी का द्वितीय अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी 1886 वाले की, और प्रथम का WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम तथा कर्मयोगी के माध्यम से किस क्रांतिकारी ने देश में बलिदान की भावना का प्रसार किया? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देश की आज़ादी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे, मर मिटने
के लिए भी तैयार थे और लोगों को भी प्रेरित करते थे कि आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसमें अरविंद घोष ने वंदे मातरम कर्मयोगी के माध्यम से इस तरह की भावना का प्रचार प्रसार किया। अरविंद घोष ने किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड विलेजली सहायक समिति, अभी आपको याद कराया है। ये लॉर्ड विलेजली ने ही अपने आप को क्या कहा था? बंगाल का शेर। अपने आप को ही इसने कहा कि मैं बंगाल का शेर हूँ। आगे आइए देखते हैं कि 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने के लिए किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने अंग्रेजों की सहायता की। देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के कई कारक रहे, लेकिन उसमें कई लोगों ने, जैसे क्या बोलते हैं, पठानों ने, कुछ सिखों ने और इस तरह के जो सैनिक थे उन लोगों ने सहायता भी की थी अंग्रेजों की, ताकि ये विप्लव जो है, ये क्रांति जो है दब सके। उसके नए नए कारण थे, उस पर चर्चा भी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बाहरी ताकत में नेपाल था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति को कुचलने में। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तो दादा भाई नौरोजी ने 1905 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? देखिए कुछ विवाद के कारण आपको पता ही होगा, 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और इसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन करते हैं 1939 में। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत किसके द्वारा गठित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर की भी संज्ञा दी गई। ठीक है, वीर सावरकर भी जिनको कहा गया, इन्होंने अभिनव भारत, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन का गठन विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर जी ने किया था अभिनव भारत का। गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 5-5 आते हैं, चारों ऑप्शन रहता है हमारा कि इनमें से एक से अधिक, 5वां रहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि चूंकि कांग्रेस ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था, इनकी कोई भी प्रतिनिधि 1930 वाला जो प्रथम गोलमेज हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था, गांधी जी गए थे, वो भी असफल ही रहा। ठीक है, लेकिन 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल एक में ही 1931 में ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था, तो इस पर ध्यान रखिएगा प्रश्न के नेचर को। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो नवजीवन के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा कि किस समझौते के आधार पर कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की दूसरी बैठक 1931 ईस्वी में भाग लिया था? देखिए एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इसी के तहत कांग्रेस तैयार हो गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जो लंदन में होता था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गोलमेज का मतलब गोल और मेज। ठीक है, तो गोल यानी कि राउंड, मेज मतलब टेबल हुआ यहाँ पे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता था, चारों तरफ से बैठते थे, भारत की दशा दिशा चर्चा इंग्लैंड में होती थी, लंदन में होती थी। तो इसमें कांग्रेस इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 1931 में, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए गांधी जी गए थे कांग्रेस की ओर से। अगला प्रश्न है अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी, जो सबसे उच्च अधिकारी इस समय के होते थे, ठीक है, सिविल सर्विस में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का भारत के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे अंग्रेज के, ठीक है, इंडिया में, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के प्रति था वो था सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। देखिए INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप लोग खूब पढ़े हैं, A.O. ह्यूम। देखिए तो इन्हीं का पूरा जो नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम, इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो था INC का गठन। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1885 में।
अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? तो 1917 में। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। चंपारण बिहार में जो नील किसानों की जो बसा थी, उसके लिए राजकुमार शुक्ल जी ने उनको इन्वाइट किया था और वो आए थे, और ये काफी सफल आंदोलन रहा था। किसानों को पैसे भी वापस देने पड़े और इस प्रथा का अंत भी किया गया, तिनकठिया प्रथा का। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत में जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो हमारे ही बिहार के चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना मलेशिया में किसने की थी? भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना मलेशिया कोलालमपुर में किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मलेशिया में की थी। भारत में शिक्षा के प्रसार की समीक्षा करने के लिए 1882 में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? विलियम हंटर आयोग। देखिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि इसी के तहत एक तरह से काम आगे बढ़ा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे मॉडिफाई करना है। अंग्रेज उसके लिए तैयारी कर रहे थे। इसमें एक ये कमीशन जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, हंटर कमीशन। विलियम हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी शिक्षा के प्रसार की समीक्षा करने के लिए। कब? 1882 में। अगला और इस पाठ का जो अंतिम प्रश्न है, पार्ट 2 जो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, उसके तहत वह है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1906 में हुई थी। ठीक है, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। घटनाक्रम देख लीजिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 में कांग्रेस में जो फूट पड़ा था नरम दल गरम दल के बीच वो हुआ था, 1909 में जो हुआ था पार्लियामेंटो सुधार हुआ था जिसमें धार्मिक आधार पर ये अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद फिर मिलन जो होता है वो हो जाता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नरमदन गरदन और मुस्लिम लीग मिलकर फिर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। 1919 में रोलट एक्ट जो आया था अंधा कानून, उसके विरोध में जालियांवाला बाग नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा होता है। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है 22 में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। इसके बीच में कुछ घटनाक्रम होता है, स्वराज पार्टी वगैरह की चर्चा है, फिर बारडोलिया का 1928 में होता है, फिर 1930 में सबने आंदोलन का प्रारंभ होता है। इस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता है। धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सभी वीडियोज को और आगे बढ़ाइए। बाकी सब लोग मिलकर तैयारी करते हैं। धन्यवाद।